फोर्स के बारे में हम लोग इतने सारे इंटरेस्टिंग चीज देख चुके हैं। आज देखेंगे इसकी घूमने घुमाने वाली इफेक्ट। कोई बॉडी को घुमाना है, घुमाने वाली बात नहीं, रोटेट करना है। बताओ तो कब कब हम कोई चीज को रोटेट करते हैं? जब डोर खोलते हैं। हाँ, डोर खोलते हैं तो डोर रोटेट होता है। सर, और कार का स्टीयरिंग व्हील, कार का स्टीयरिंग व्हील भी होता है, पिवटेड होता है। स्क्रू को, हाँ, कोई नॉट को खोलते हैं तो घुमाने की जरूरत पड़ता है। सर व्हील वाला सर, बोतल का क्या ये बात हुआ, पेन का क्या, तो ये हर जगह फोर्स की जरूरत होता है। लेकिन सिर्फ फोर्स काफी नहीं होता है, और भी कुछ चीजें की जरूरत पड़ता है। क्या है वो चीज? कभी कभार देखे होगे, कोई एक पहलवान को दे दो, है ना, कोई पहलवान को बोलोगे तो कोई बड़ा सा नॉट लगाए खोल सकता है, लेकिन छोटा सा स्क्रू कहीं लगाए वो खोल नहीं पाएगा। नहीं, छोटा सा स्क्रू कहीं लगाए तो खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा सा नॉट लगाए तो पकड़ के हम घुमा देते हैं, जबकि बड़ा सा नॉट का जो फोर्स है वो काफी स्ट्रांग है, बहुत टाइटली लगा है। छोटा सा नॉट को थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से खोलो तो खुलता है, हाथ से खुलना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? और स्क्रू ड्राइवर के भी वो नोटिस करेंगे तो कैसा बना है? स्क्रू ड्राइवर ऐसा बना है, ऐसा ऐसा, और ये ऐसा है कि नहीं, ऐसा रहता है। ये हैंडल मोटा है। कभी कार में जा रहे हो, गाड़ी पंक्चर हो गया, नॉट को खोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं डंडा। डंडा से घुमाते हैं तो खुलता है। क्यों हाथ में नहीं क्यों खोल लेते? हाथ से खोलने से खुलता नहीं है, डंडे लगा के घुमाने से। क्या डंडे के डर से खुल जाता है? नहीं। तो कुछ तो है कि जो फोर्स काफी नहीं है किसी चीज को घुमाने के लिए। मतलब कितना जोर से घूमेगा सिर्फ फोर्स डिसाइड नहीं करता है। फोर्स के चलते घूमता है, लेकिन फोर्स इज नॉट द ओनली थिंग टू डिसाइड कि कोई चीज कितना जोर से घूमेगा, या फिर टाइट है तो कैसे खुलेगा। अब ये भी नोटिस किए होंगे, किसी एक डोर में हैंडल रहता है उसको खोलने या बंद करने के लिए। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक डोर है, चलो मानते हैं कि ये एक डोर है, देखते हैं ये चौखट है, यहाँ पर डोर है, और ये जो डोर है वो डोर कुछ ऐसा है। सपोज डोर ऐसा है, ठीक है, ये डोर ऐसा है। अब ये डोर में थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, थोड़ा दिख नहीं रहा है, फील नहीं आ रहा है, तो बताते हैं इसको, ये डोर ऐसा है। ये डोर ऐसा है, ठीक है। अब देखोगे ये डोर में हैंडल कहाँ लगा रहता है, मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। यहाँ पे हैंडल रहता है कि यहाँ पे हैंडल रहता है, पोजीशन ए पे कि बी पे? बी पे। मान लो कोई डोर जाम हो गया, डोर में दो हैंडल लगा दिया, डिजाइन के लिए कोई दो हैंडल लगा दिया, और ये डोर यहाँ पे हिंज है, मतलब ये घूमेगा तो इधर से ही घूमेगा, ठीक है, यहाँ पर हिंज हुआ है, और डोर जाम है। आपको कहा गया खोलो, तो आप कौन सा हैंडल को खींच के खोलने की कोशिश करोगे? ए को कि बी को? ए को भी खींच सकते हो, बी को भी खींच सकते हो, लेकिन किसको खींच के खोलना आसान होगा? बी को। और अगर मैं कहूं कि ये जो हैंडल है ये मान लो कि और भी इसके पास है, अब कितने भी जोर से खींचोगे तो डोर खुलेगा क्या? डोर विल नॉट ओपन, है कि नहीं? डोर नहीं खुलेगा। कितने भी जोर से खींचो डोर नहीं खुलने वाला, है कि नहीं? तो हैंडल क्यों इस साइड में लगता है, जबकि मुश्किल होता है, कभी कभार डोर बंद करते करते हाथ में भी लग जाता है, बीच में लगा सकते हैं। अच्छा, आपकी घर की डोर जो है वो थोड़ा लूज है, छोड़ दो तो खुद ही खुल जाता है। आप चाहते हो कि उसके नीचे थोड़ा सा कुछ पैकिंग दे देंगे तो कि ये नहीं खुलेगा। कहाँ पर पैकिंग देंगे? थोड़ा सा कुछ इसके नीचे दे देंगे, जाम दे देंगे। जाम कहाँ पर देंगे? हम ये वाला एंड पे सी एंड में देंगे कि डी एंड में? कहाँ पर जाम देंगे तो रुकेगा? डी। सोचो कहाँ पर? डोर को छोड़ दो, खुल जाता है, उसके नीचे कुछ जाम देना है। कहाँ पर जाम दोगे? जहां से खुलता है वहीं पे, कि उसका हिंज के पास जाम दोगे? नीचे कुछ चीज दाब दोगे तो रह जाएगा ना, ये डोर ऐसे खुल जाता है, उसके नीचे कोई चीज दाब देंगे तो रह जाएगा। कहाँ पे डालेंगे? ये डोर ऐसे खुलता है तो उसका फ्री एंड के पास कि हिंज एंड के पास? हिंज एंड के पास। मान लो कोई डोर
अंदर की तरफ भी खुलता है, बाहर की तरफ भी खुलता है। मैं आपको सोचने के लिए प्रोवोक कर रहा हूं कि अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ खुलता है। आपका कोई दोस्त जबरदस्ती ढकेल के बाहर पुश करने की कोशिश कर रहा है, आप अंदर की तरफ खुलने की कोशिश करोगे। आप कहां पर पुश करोगे? फ्री एंड में कि हिंज के पास? फ्री एंड के पास नहीं, क्योंकि आप जानते हो। अच्छा, जब पुश करोगे फिर कैसे पुश करोगे? सोचो और भी माइन्यूटली। इतनी सारा चीज सोचने के बाद थोड़ा और भी सोचो कि ये डोर है यहाँ पर, मान लो कि ये है डोर और ये डोर यहाँ पर हिंज हुआ है, यहाँ पर हैंडल लगा है, डोर जाम हो गया है, खुलना है। उसको खोलते वक्त आप अपना हाथ को सीधा ऐसे रख के खींचोगे कि ऐसे टेढ़ा रख के खींचोगे? सीधा। कैसे खींचोगे? सोचो, डोर नहीं खुला है, साइड से ऐसे खींचेंगे कि ऐसे सीधा खींचेंगे? परपेंडिकुलर टू द डोर आप खींचोगे कि ऐसे टेढ़े करके डोर के साथ कुछ एंगल करके खींचोगे, आसानी से खुल जाएगा? परपेंडिकुलर टू द खींचोगे नहीं। मान लो कि कोई अंदर से डोर को अंदर खोलने की कोशिश कर रहा है या फिर बाहर खोलने की कोशिश कर रहा है, आप जबरदस्ती रोकना चाहते हो, तो कहां पर पुश करके रोकोगे इसको? ए में पुश करके रोकोगे कि बी में? यहाँ पर हिंज हुआ है, कहां पर पुश करके रोकोगे? ए में। अच्छा, ए में पुश करके रखोगे, कैसे पुश करोगे? ऐसे टेढ़ा डोर के साथ कुछ एंगल करके या फिर नॉर्मली ऐसे प्रेस करके? परपेंडिकुलर करके करेंगे। मतलब ये सब चीज जो आपको मालूम है वही चीज को मैं अभी समराइज करके मैथमेटिकली प्रेजेंट करने वाला हूं। कोई चीज को हिंज से दूर से खींचो और नॉर्मल टू दी डोर खींचो, आसानी से खुल जाता है। ये चीज सबको मालूम है, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको भी मालूम है, पर उसको मैथमेटिकली अभी प्रेजेंट करना है। समझ में आया? चलो और एक थोड़ा सा चीज देते हैं जो तुम लोगों को मालूम है वो भी बताते हैं कि सपोज यू वांट टू प्ले सीसॉ विथ योर फ्रेंड। ठीक है, सीसॉ में बैठने के लिए दो दो जगह होते हैं, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, और ये बीच में ऐसे सपोर्टेड है। ठीक है, ये सीसॉ है। आपका दोस्त जो है वो थोड़ा भारी भरकम वाला है और वो यहाँ पे बैठ गया। आप उसके साथ खेलने के लिए आप कहाँ पे बैठोगे? ए पे बैठोगे कि बी पे बैठोगे? बी। आपका दोस्त आपसे ज्यादा वेट वाला है, बी पे बैठोगे नहीं? अगर यहाँ पर बैठोगे तो उसको उठा पाओगे क्या? नहीं। दूर में बैठोगे तो उठा पाओगे, है कि नहीं? तो आप यहाँ पे बैठोगे क्योंकि आप दुबले पतले हो। समझ में आ क्या? तो ये सारे चीज आपको मालूम है, बस मुझे इसको अभी मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए ये जो कहानी है, इस कहानी को हम लोग फिजिक्स के रूप में देखते हैं। घूमने घुमाने वाली इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेम चीज लिखने वाला हूं, थोड़ा गंदा दिख रहा है तो बढ़िया से लिखूंगा। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है ये टर्निंग इफेक्ट? मैं अपना स्क्रीन को प्रेजेंट भी किया हूं, ऑनलाइन वाले अगर नहीं लिखना चाहेंगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आसानी से वो बाद में कर लेंगे, है ना? तो अभी क्लास में ध्यान से सुनो। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ a force is called moment of a force. मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या है? तो टर्निंग इफेक्ट, है ना? तो कोई चीज को लीनियर मोशन में, रेस्ट में है ना, उसको मोशन में लाने के लिए, लीनियर मोशन में लाने के लिए यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना? सिमिलरली कोई बॉडी अगर रेस्ट में उसको घुमाना है, यू नीड ए मूवमेंट। कोई बॉडी अगर चल रहा है, रोकना है, यू नीड ए, अगर लीनियर मोशन में है तो आपको एक फोर्स की जरूरत है। कोई चीज घूमना है, उसको रोकना है, तो यू नीड ए टॉर्क और मोमेंट। मोमेंट का दूसरा नाम है टॉर्क। ठीक है, तो लाइक फोर्स इन linear motion, the moment plays a similar role
लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल है मोमेंट का रोटेशनल मोशन में वही रोल है। आया समझ में? कैसे निकालते हैं फोर्स, चलो देखते हैं। मोमेंट ऑफ a force about any axis is given by M is equal to force into L, F into L, यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये L क्या है? L is where L is the perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। हाँ, ऐसा है। ठीक है, क्या है जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, एट योर लेवल नॉट रिक्वायर्ड। कि जो मोमेंट है ना, ये वेक्टर है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अकॉर्डिंगली ये वेक्टर है। ठीक है, लेकिन उसका वेक्टर वाला पार्ट को अभी हम लोग डील नहीं कर रहे, हम लोग छोटे बच्चे हैं। डायरेक्शन दिखाना है। हाँ, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, खाली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे कैसे घुमा रहा है ना। हम जो भी घुमाएंगे बोर्ड के ऊपर घुमाएंगे, बोर्ड से बाहर थोड़ी घुमा के निकालेंगे। तो आपको बताना है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये यूनिट है न्यूटन मीटर। और वही तो बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज के न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख देंगे, है ना। जबकि उसका सही डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, कुछ दूसरा होता है। ठीक है, वो दूसरा जो चीज है आप थोड़े बड़े होने के बाद समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि L क्या है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बड़ा मुश्किल होता है जब पहली बार आप कोई टॉक को सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी को यहाँ पे हिंज कर दिया गया है। हिंज कर दिया गया है मतलब हुआ यूं है कि आप इस बॉडी में एक होल करते हो, वॉल में एक होल करते हो, और यहाँ पे कोई एक स्क्रू गाड़ देते हो। सपोज आई टेक ए स्क्रू, ऐसे आई टेक ए स्क्रू ऐसा, और ये स्क्रू को यहाँ पे गाड़ दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं ऐसा एक स्क्रू यहाँ पे गाड़ दिया हूँ। अभी अगर मैं ये जो बॉडी है, इसको अगर मैं ऐसा डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगा के खींचता हूँ, जस्ट थिंक, सपोज आई पुल इट इन दिस डायरेक्शन, मैं इस बॉडी को कुछ ऐसा डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आई पुल इट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा करके कोई फोर्स लगा के खींचता हूँ, कोई फोर्स लगा के खींच लिया। जब मैं खींच लिया, ये कोई फोर्स था, क्या ये फोर्स लेके इसको भाग सकता है? नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हिंज है। हिंज समझ रहे हो ना? ये मान लो कि ये हमारा मोबाइल है, इसको हिंज करना है, तो क्या करना है? पहले वॉल में एक होल करो, फिर मोबाइल में एक होल करो। नहीं, तुम्हारा मोबाइल होल, हमारा क्यों करेंगे? दोनों में होल करो और स्क्रू लगा के टाइट कर दो। अब इसको खींचोगे तो भाग तो नहीं जाएगा, ये खाली घूम सकता है, ये बॉडी घूम सकता है। अच्छा, ये जो फोर्स है, अभी आप देखिए यहाँ पे लगा के मैं खींच रहा हूँ, ये जो फोर्स है ये बॉडी को घुमाएगा अबाउट द एक्सिस। जिस एक्सिस में घूम रहा है उसको एक्सिस कहेंगे, जिस पॉइंट में घूम रहा है। एक्सिस क्या होता है बाय डेफिनेशन? जब कोई बॉडी घूम रहा होता है, अब देखोगे कौन सी लाइन की चारों तरफ वो घूम रहा है, समझ में आया? तो ये हो गया एक्सिस। उसका भी अपना डेफिनेशन है, लेकिन अभी बच्चों वाली फिजिक्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स है, ये जो फोर्स है इस एक्सिस में बॉडी को घुमाएगा। क्या आप थोड़ा सा गेस करके बता सकते हो, ये जो घूमेगा अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे फोर्स लगेगा ये घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सबको समझ में आ रहा है?
तो इसका मतलब दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग ए मोमेंट, क्योंकि घूमने घुमाने वाली इफेक्ट को मोमेंट कहते हैं। लेकिन सपोज मैं कुछ ऐसा खींचूं, जस्ट इमेजिन आई एम पुलिंग लाइक दिस, क्या ये जो फोर्स है F1 क्या ये बॉडी को मूव करवा पाएगा? नहीं, क्योंकि बंधा हुआ है। क्या ये घुमाएगा? yes sir। घुमाएगा। देखो अब इस सीधे में कोई बॉडी को, इतना तो इमेजिनेशन आपके पास होना चाहिए भाई, आप सीधे सीधे इसको इसे खींच रहे हो, ये घूमेगा क्या? नहीं, ना घुमा भी पाएगा ना मूव करवा पाएगा। तो आप कहोगे ये तो फोर्स है लेकिन किसी काम का है नहीं, घुमाने की इफेक्ट इसके पास नहीं है। तो सिर्फ फोर्स डिसाइड नहीं करता है कोई बॉडी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, कैसा फोर्स आ रहा है और उसका लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस क्या है वो डिसाइड करता है। समझ में आया क्या? तो अभी स्टेटमेंट में वापस चलते हैं। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि L is the perpendicular distance of line of action, मतलब अगर मैं कहूं कि ये फोर्स है तो ये उसका लाइन है, जिस लाइन में ये एक्ट कर रहा है उस लाइन का डिस्टेंस यहां से पता करिए, कहां से? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करिए। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इस लाइन का, इसको आप कहोगे L। ये कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हो गया L। ठीक है, तो ये फोर्स इस एक्सिस में क्या मूवमेंट बना रहा है? F इंटू L। समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा मूवमेंट होगा तो जोर से घूमेगा, कम मूवमेंट होगा तो घूम नहीं पाएगा, है कि नहीं? अब चलो हमारे पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं। कोई छोटा सा नॉट को खोलने के लिए हमने स्क्रू ड्राइवर का यूज किया। स्क्रू ड्राइवर देखने में ऐसे था, है ना, और हाथ से खोलना मुश्किल था, क्योंकि जब हाथ से खोल रहे थे आप इसको ऐसा फोर्स दिए, इसको ऐसा फोर्स दिए, आपका फोर्स का मोमेंट क्या था? फोर्स में भी स्ट्रॉन्ग, बट व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? वेरी स्मॉल। द मोमेंट वाज वेरी स्मॉल। हाथ से खोलना नामुमकिन था, लेकिन जब हम इस स्क्रू से खोलने की कोशिश किए, अब ये क्या हुआ? ये बढ़ गया। अब अगर यहाँ पे फोर्स देंगे, इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, अब यहाँ पे फोर्स देंगे, सेम फोर्स भी देंगे तो ज्यादा मोमेंट बन रहा है कि नहीं? ज्यादा मोमेंट बन रहा है। तो मोटे वाला हिस्सा को पकड़ के मोड़ोगे तो आसानी से खुल जाएगा। गाड़ी का टायर बदलते वक्त, कार का, वो हैंडल लगा देने से फोर्स दूर हो गया था और भी मोमेंट ज्यादा हो गया। कोई नॉट बोल्ट नहीं खुल रहा है, हम लोग स्पैनर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पकड़ दो तो हैंडल, लीवर आर्म ज्यादा मिल जाता है, घुमाने में आसान हो जाता है, जल्दी से खुल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ मोमेंट जो है सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, L के ऊपर भी डिपेंड करता है। L क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। समझ में आया क्या? L इज अदरवाइज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं, है ना, अदरवाइज कहते हैं मोमेंट आर्म। बहुत काफी कम जगह में कहते हैं, हम लोग भी कह लेंगे कभी कभी मोमेंट आर्म। नाउ अगेन इमेजिन, ये एक डोर है, ये बोर्ड जो है ये एक डोर है, और ये डोर यहाँ पे इधर ये साइड में हिंज हो गया है, मतलब खुलेगा तो इधर से खुलेगा। अब यहाँ पे एक हैंडल लगा है, मैं हैंडल, यहाँ पे एक हैंडल है, यहाँ पर एक हैंडल है। जब मैं ये हैंडल को पकड़ के खींच रहा हूं तो मेरा फोर्स का मोमेंट कितना है? ये फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, छोटा मोमेंट बन रहा है। ये हैंडल को पकड़ के खींच रहा हूं तो फोर्स इंटू दिस पूरा डिस्टेंस, मोमेंट ज्यादा हो गया तो आसानी से घुमा देते हैं। फिर जब ये हैंडल को मैं कुछ ऐसा पकड़ के खींच रहा हूं तो मोमेंट हुआ फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, है कि नहीं? अगर ये फोर्स को मैं ऐसा पकड़ के खींचूं तो फोर्स तो ऐसा है, लेकिन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका डिस्टेंस यहां से कम हो गया कि नहीं हो गया? कम हो गया, नहीं खुल रहा है। फोर्स बराबर होने के बावजूद नहीं खुल रहा है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर करके खींचो जल्दी खुल जाता था, टेढ़ा करके खींचो खुलता नहीं था। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स not only depends upon the force, it also depends upon L. L क्या है? मोमेंट ऑफ, what is that? The perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. समझ में आया क्या? अगला पॉइंट, सपोजिंग हम एक केस देते हैं आपको। यहाँ पे कोई एक बॉडी है,
और इस बॉडी को यहाँ पे हिंच कर दिया गया है, और मैं कहूँ कि यहाँ पे खींचने वाली एक फोर्स है F1, थोड़ा सा यहाँ पर खींचने वाली एक फोर्स है F1, ठीक है। यहाँ पर खींचने वाली दूसरा फोर्स है F2, ठीक है। और यहाँ पर खींचने वाली तीसरा फोर्स है F3। तीनों फोर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये तीन फोर्स खींच रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस बॉडी को घुमाने के लिए। अगर हम बात करें जैसे हम इस बॉडी को खींचने लगे, इट विल ट्राई टू रोटेट अबाउट दिस हिंज। जब इस हिंज में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहोगे मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय F1। सर सबका फोर्स इक्वल है? कपल इक्वल, F1 F2 F3 तो इक्वल क्यों होगा? नहीं सर, फोर्स अप्लाइड। हाँ तो इक्वल क्यों होगा, अलग अलग नाम दिए हैं, सब फोर्स अलग अलग है ना। तो मोमेंट ऑफ F1 इज इक्वल अबाउट, कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, ये कोई भी घुमाएगा तो इट विल रोटेट इट अबाउट दिस हिंज। तो इस पॉइंट को O कहो, अबाउट एक्सिस थ्रू पॉइंट O इज इक्वल टू F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। तो पहले लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, देखो ये लाइन ऐसा हुआ, ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कौन सा डिस्टेंस को लेंगे, हम कहेंगे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कौन सा होगा, ये वाला होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं, आई विल से दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको कहेंगे L1। क्या बात समझ में आ रहा है, इट इज F1 L1। ये कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? F1 को एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बताओ, मोमेंट ऑफ फोर्स F2, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 about an axis passing through O is equal to F1 yes, फिर से F2 into L2। L2 कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि जो F2 है वो F2 ऐसा है कि नहीं। ये लाइन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा, यहाँ से ऐसे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है L2 है कि नहीं। सर F2 की जगह F1 होती है। हाँ वही लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ F2 अबाउट पॉइंट O हो गया F2 इंटू L2। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। मोमेंट ऑफ कौन रह गया, F3। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जीरो हो गया। यस क्या हो गया देखो तो, F3 का मोमेंट ऑफ F3 into 0। yes about axis through point O is coming out to be, ये जो F3 है उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसे जा रहा है देखो तो, सर पूरा सीधा, हाँ सेम लाइन में ही जा रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये बेचारा ऐसे जा रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस नहीं। अच्छा इसको थोड़ा इधर घुमाओ, ये L2 था और ये है हमारा F3 का लाइन ऑफ एक्शन। समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग कर देता हूं। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है F3 का, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट O। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F3 फ्रॉम पॉइंट O? अरे इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। If a line passes through a point, what is the distance of this line from this point? 0. The line of action of F3 is passing through O. So आप कहोगे उसके चलते F2 के चलते ये F3 है क्या, तो क्या हो जाएगा ये F3 into 0। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का there is no moment, this is equal to 0। So इसमें से F3 जो है it is not producing any moment। क्या बात समझ में आया? Yes,
तो कब कोई एक फोर्स मोमेंट नहीं बनाता है? जब वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास करता है। When the line of action of a force passes through the axis, it does not produce any moment. समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? कंक्लूजन जो मिला उसको लिखेंगे। क्या कंक्लूजन मिला? मिला ये, when line of action of a force passes through axis, it does not produce any movement, ये कोई मूवमेंट नहीं बनाता है। समझ में आ रहा क्या? जब किसी एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक्सिस से पास करता है तो उस एक्सिस में ये कोई मूवमेंट नहीं बनाता है। समझ में आया? फाइन। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है ना? लेट मी गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल। चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक डंडा है, ये एक डंडा है ना, ये एक डंडा है, और दिया क्या है कि यहाँ पे कोई एक दूसरा डंडा भी है। ठीक है, दूसरा डंडा भी है, ये सिमिलर डंडा है, इसको ऐसे किए। चलो मानते हैं कि ये है दूसरा डंडा और ये पूरा सिमेट्रिकली यहाँ पर लगा है। और क्या दिया है? और एक तीसरा डंडा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देता हूं, चलो ये दोनों में करते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगा रहा हूं। ये डंडा वाला अरेंजमेंट इज हिंज्ड हियर, इसको यहाँ पर हिंज कर दिया गया। क्या दिया है? ये डंडे का लेंथ है 4 मीटर, ये लेंथ है 2 मीटर, और ये जो लेंथ 2 मीटर है इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं। डंडा थोड़ा ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। तो ऊपर कितना है? ऊपर 2 मीटर नहीं, ऊपर कितना है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? यू विल से इट इज, दिस लेंथ इज 1 मीटर एंड दिस लेंथ इज 3 मीटर, ऐसे करके दिया है। अब ये डंडे के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस दिए हुए हैं। ओके, कैसा कैसा फोर्स? चलो दिखाते हैं। एक फोर्स दिया है ऐसे, हियर इज ए फोर्स पुलिंग लाइक दिस। कौन सा फोर्स है ये? आप कहो कि ये फोर्स है 10 न्यूटन का। हियर इज ए फोर्स पुशिंग इट लाइक दिस। कौन सा फोर्स है ये? ये है 4 न्यूटन का। Here is a force pulling it like this. कितना फोर्स है ये? 5 न्यूटन का। और यहाँ पर कोई एक फोर्स है जो ऐसा है। कितना फोर्स है ये? 8 न्यूटन का। ये फोर्स है 8 न्यूटन का। बस एक आखिरी फोर्स है जो यहाँ पे है और ऐसा है। ये फोर्स कितना है? ये फोर्स है 12 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में है? ऐसा डायरेक्शन में है कि ये इधर से ऐसे जाता है। ठीक है, ठीक है। ये फोर्स जो है ये 12 न्यूटन का। सो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ में आया क्या? कितने तो फोर्स हुए? 1 2 3 4 5, बस 5 मेरा लॉकी नंबर 6 है, तो मैं देता हूं यहाँ पे एक 6 न्यूटन का फोर्स। तो 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, और ये हो गया 6 न्यूटन।
ये सारा फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। कोई फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो कोई फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। आपको बताना ये है कि व्हाट इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स एंड व्हाट इज द टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड, मतलब सबका मोमेंट को जोड़ना है ना। तो और टोटल मोमेंट विल डिसाइड कि ये बॉडी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो ऐसा है। तो हम इसको अब निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर्सेस अबाउट द एक्सिस ओ। एक्सिस ओ दिया गया है यहाँ पे। फाइंड द टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड, फाइंड टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड by all forces about O। सब डाटा दिया हुआ है, गड़बड़ मत कर देना। ये 4 मीटर लंबा है, ये 1 मीटर लंबा है, ये 3 मीटर लंबा है। कौन सा है कौन सा बी है, मतलब दो अलग-अलग डायरेक्शन में। क्या है ए और बी? सर ऊपर वाला फोर्स होगा 76 न्यूटन। हाँ, तो देखना है जो क्लॉकवाइज कितना है, ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है, पागल है। हमें निकालना है मोमेंट, कितना क्लॉकवाइज मूवमेंट बना, कितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना। एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया तो क्लॉकवाइज घूमेगा। नेट मूवमेंट कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अदर, नहीं बड़ा से छोटे को माइनस कर देंगे। मान लो कि 100 न्यूटन मीटर है एंटी क्लॉकवाइज, 70 न्यूटन मीटर है क्लॉकवाइज, तो नेट मूवमेंट क्या हो गया, 100 माइनस 70, 30 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, बड़ा वाला एंटी क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। करो, गलत नहीं होना चाहिए। सर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा 8 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, 8 न्यूटन मीटर। विश्वास तो नहीं हो रहा है, काफी गलत है। हड़बड़ाओ मत आंसर देने में। सोचो सोचो। लेट अस मेक ए टेबल टू सी। ये है फोर्स F1, फोर्स है, मोमेंट आर्म कितना है, मोमेंट कितना है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये ऐसा करना है। ये 4 चीज निकालना है सारे फोर्स के लिए। डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का नाम दे देता हूं, 4, 10, 8, 12। 4, 10, 8, 12, 4, 10, 8, 12, 5, 6। सारा फोर्स दे दिया। सारे फोर्स के लिए आपको L निकालना है, मोमेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यही बताना है। कोशिश करो सिस्टमेटिकली फिल ऑफ द टेबल, तो कहां पर गड़बड़ हुआ हमें पता चल जाएगा। टेबल बनाओगे तो गड़बड़ कहां पर हुआ पता चल जाएगा, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे कहां गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये L निकालना है, L निकालने के बाद मोमेंट निकालना है। मोमेंट निकालने का तरीका आपको आता है, F इंटू L है। और डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज बोलना है, दैट्स ऑल। इतना ही तो काम है। काम कितना है, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज बोलना है। ठीक है, कहाँ ये खत्म हुआ कहानी, कहानी तो खत्म नहीं हुआ। ये है 4 न्यूटन वाला। हड़बड़ा के आंसर दे के गलत मत बोलो भैया। सही आंसर देना अच्छी बात है, जल्दी आंसर देना अच्छी बात है, लेकिन सही आंसर काफी देर में देने से किसी काम का नहीं होता है, और जल्दी आंसर गलत देने से किसी काम का नहीं होता है। हड़बड़ाना मना है। चलिए, क्योंकि पहली बार है ना, बाद में स्पीड करना। अभी तो आप लोगों को ये करना है, क्या बताओ, लर्निंग है। लर्निंग में स्पीड नहीं, लर्निंग शुड बी स्लो, रिप्रोडक्शन शुड बी फास्ट। क्या आप ये टेबल को भर सकते हो, कितने सारे खाने भरना है यहाँ पर, भरो इस टेबल को, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है कहाँ सही हो रहा है। भरो। चलिए शुरू करते हैं। 4 न्यूटन फोर्स, एक में बताता हूँ, गड़बड़ मत कर देना। देखो 4 न्यूटन फोर्स दिखने में ऐसा है, मतलब ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन, है ना। अब ये लाइन का डिस्टेंस यहाँ से कितना, वो तो दिया है 4 मीटर। बस
खत्म। लिखो 4 मीटर। मोमेंट कितना होता है? फोर्स इंटू लेंथ 16। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? थोड़ा रुको। अगर ऐसा घूमेगा तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज है, ऐसा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो फोर्स को आप देख रहे हो ना, इस फोर्स को थोड़ा यहाँ पे ले आओ, पास में, इसके पास में ले आओ। देखो तो ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है? क्लॉकवाइज वाले को दिखा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज वाले को? क्लॉकवाइज। बस खत्म। इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज। ऐसे पास में ले आओगे तो इमेजिनेशन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब 10 न्यूटन फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस L, कोई बताएगा L कितना है? 4 मीटर। सर 4 मीटर। 4 मीटर। 10 न्यूटन के रायन कितना होगा? 1 मीटर। 1 मीटर इज करेक्ट। लाइन ऑफ एक्शन, यस सोमी, यू आर करेक्ट, यस। यहाँ पर कुछ लोग खाली पीली भाव खा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। लाइन ऑफ एक्शन हुआ ये लाइन का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 1 मीटर है। सो राइट इट 1 मीटर। ओ, उससे भी बार बार तंग कर रहे, हो गया सर गलत। समझ में आया क्या? तो कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर। काफी लोग ऑनलाइन पहले सही बता रहे हैं। यस यस। अब बता दो बेटा, ये भी बता दो कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? कैसे पता करेंगे? उठा के ले आओ, पास में रखो, देखो ये कैसे। यस, खत्म। इमेजिन करो मन ही मन में, ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखा कितना मस्त कर रहे हैं सब। 8 न्यूटन फोर्स के लिए सर 0 क्योंकि द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये फोर्स हो गया 0, मोमेंट हो गया 0, डायरेक्शन भी कुछ नहीं। 12 न्यूटन फोर्स के लिए 0 कुछ नहीं, डायरेक्शन। 5 न्यूटन फोर्स 3 मीटर। यस। 5 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है भैया? ऐसा है, यस। तो ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कितना है? 3 मीटर। देखो सबको समझ में आ रहा है, ये 3 मीटर है, तो ये हो गया 15 न्यूटन मीटर। नहीं? अच्छा, फिर ये भी तो पता करना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। उठा के लाओ इसको, जस्ट ए मिनट, उठा के लाओ। देखो जिनको नहीं दिख रहा है मन ही मन में उठा के लाओ और देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम कहेंगे ये हो गया क्लॉकवाइज। हो, आसान है। 6 न्यूटन फोर्स 4 मीटर। 6 न्यूटन फोर्स का 4 न्यूटन 4 मीटर, क्योंकि किसका लाइन ऑफ एक्शन? ये 6 न्यूटन फोर्स। यस। तो कितना होगा 6 न्यूटन फोर्स का? ये डिस्टेंस 4 मीटर। ये गड़बड़ कर दिया, बोला है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये होगा 5। नहीं, हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो 6 न्यूटन फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इस लाइन में एक्ट कर रहा है ये। तो ये लाइन का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 4 मीटर। तो आप कहोगे ये हो गया 4 मीटर, पति का भी ये गलत हो गया, 24। ये हो गया 24। आगे की चीज सबको मालूम है, अब बताना डायरेक्शन। सॉरी, ये न्यूटन क्लॉकवाइज होगा। देखते हैं कौन है? 6 न्यूटन को मन ही मन में उठा के लेके आओ और देखो ये कैसे दिख रहा है। हाँ, ये तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, बढ़िया। तो हम कहेंगे इट इज क्लॉकवाइज। अब टोटल मोमेंट देखो तो कौन सा मोमेंट ज्यादा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है? तो क्लॉकवाइज वाला मोमेंट कितना है भैया? 16, 15, 24। 16 प्लस 15 प्लस 24, ये सारे के सारे क्लॉकवाइज है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज में तो एक ही है 10। कितना हो गया आंसर? 55। ये हो गया 16 प्लस 15 हो गया 31, 24 हो गया 55 माइनस 10 इज 45 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? हाँ, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन टू यू एंड यू विल ट्राई। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। फाइंड एफ फॉर व्हिच द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ये डंडे वाले अरेंजमेंट है।
ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अच्छा, और देखो फोर्सेस यहाँ पर 6 है, यहाँ पर F कितना है मालूम नहीं, वही पता करना है। और क्या ये 4 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। पूछा है F कितना होगा, तो ये रेस्ट में रहेगा, मतलब नहीं घूमेगा। क्या मतलब है, जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो टेबल बना दो, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलिए लेट अस मेक ए टेबल। टेबल में फोर्स, लेंथ, मोमेंट, डायरेक्शन। फोर्स ले लो 10 न्यूटन, और कौन है 4 न्यूटन, और कौन है 6 न्यूटन, और कौन है F। लेंथ 10 न्यूटन के लिए लेंथ क्या लेंगे, 3 मीटर। लाइन ऑफ एक्शन, उसका डिस्टेंस यहाँ से 3 मीटर। सर एक डाउट है सर, लेंथ सर आगे से लेंगे कि सर पीछे से? यहाँ पे कोई पूछ रहा है लेंथ आगे के लेंगे कि पीछे के। कोई लड़का का हाइट निकालना है, अब कैसे निकालते हो, आगे से कि पीछे से? लेंथ क्या है भाई, लेंथ इज लाइन डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम हियर। एक्सिस यहाँ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, आगे से क्या पीछे से क्या, क्या मतलब होता है? सर मतलब सर आगे से भी ले सकते हैं अगर सर पीछे से? आगे क्या है पीछे क्या है? 90 डिग्री बना रहे उधर, वही है 90। नहीं वो तो बोल रहे, वो क्या बोल रहा बताओ, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे? कंफ्यूज्ड नहीं सर वो वाला नहीं तो सर 4 न्यूटन के लिए पीछे से लेना पड़ रहा है, वो इसके लिए। ये सर उसी पीछे से मतलब सर सर, 4 न्यूटन का के लिए मतलब एक्सिस को एक्सिस सीधा। एक्सिस कहाँ है, यहाँ पर है एक्सिस, वो ऐसे से घूमेगा। हाँ तो सर तो यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस ऐसे देखना है, पीछे से क्यों लोगे, जहाँ पर एक्सिस है ना। हाँ सर बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ वही पूछ रहा था वो। गधे भी किस्म के होते हैं। तो ठीक है आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखिए 10 न्यूटन फोर्स के लिए 3 मीटर है, मोमेंट कितना होगा 30 न्यूटन मीटर, नहीं 30 न्यूटन मीटर। बताओ क्या है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। 10 न्यूटन को उठाओ, हम देखते हैं कि अगर ऐसा घूमेगा तो क्लॉकवाइज, नहीं, और ऐसा उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घूम गया तो क्लॉकवाइज, उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। 10 न्यूटन वाले फोर्स को उठा के लाओ, अरे नहीं आया, ले आओ उसको उठा के, यहाँ से देखो कैसे दिख रहा है, हाँ क्लॉकवाइज की जैसे दिख रहा है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या समझ में आ रहा है? यस। 4 न्यूटन फोर्स के लिए 2 मीटर। आगे से कि पीछे से? इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पीछे। पड़ेगा। अरे कोई बैकवर्ड क्या तुम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, ये लाइन का डिस्टेंस कहाँ से देखना है, ओ से देखना है, कितना दूर पे है, 2 मीटर। आगे से क्या पीछे से क्या, यस सर। हाँ 2 मीटर हुआ, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर। मोमेंट हो गया 8 न्यूटन मीटर। बताना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। देख लो, उठा के रखो इसके पास, हाँ ये तो क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन भी तो ऐसे ही होता था, है नहीं, तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये भी क्लॉकवाइज है। 6 न्यूटन, 6 न्यूटन के चलते सोचो, 2 मीटर। 2 मीटर। 6 न्यूटन के चलते परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ये है उसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है 2 मीटर, नहीं तो कितना हो गया 12 न्यूटन मीटर। अब सोचो ये जो 6 न्यूटन वाला फोर्स है, ये जो 6 न्यूटन वाला फोर्स है, वो कैसे घुमाने की कोशिश कर, ये समझ में आना चाहिए। ये ऐसा घुमाएगा तो हम कहेंगे ये 6 न्यूटन को थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये जगह इधर खा रहा है, हाँ। तो अब ये 6 न्यूटन वाला फोर्स अगर ये ऐसे घुमाएगा तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं। अब इसको लाके देखो, यहाँ पर उठा के लाके रखो, यहाँ पे कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे घुमाएगा तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, समझ में आ रहा? तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। एफ के चलते, सर 2 मीटर। एफ के चलते डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ये है, 2 मीटर। ये है ना, तो ये भी है 2 मीटर। और कितना होगा F इंटू 2, 2F न्यूटन मीटर। ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सोचो यहाँ से खींचेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। फॉर सिस्टम टू बी एट रेस्ट, सिस्टम टू बी एट रेस्ट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन है? 30 एंड 8। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 12 प्लस 2f। तो f कितना हो गया भैया? 13 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? तुम लोग बढ़िया कर रहे हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है। समझ में आया? थोड़ा इस सब क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करके आना अगले क्लास में, और भी सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे। 13 से 25 हो रहा है क्या? सर ये कुछ लोग हैं जो कि सब मैथ्स का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। हड़बड़ाने के चक्कर में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। थोड़ा खुल करना, तुम लोग सब अच्छे बच्चे हो। डोंट बिहेव लाइक स्कूल चिल्ड्रन। सर एक डाउट था सर। हो गया? अब ये सारा चीज आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे तो अगले क्लास इसके ऊपर और भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।